हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने चैनल एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी में हम लोग जो राज्य व्यवस्था डिस्कस कर रहे थे आज उसमें, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विकास यात्रा और उसमें विकास के चरण। ठीक, 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोग 1700 से 1800 तक के बीच में जो भी घटना या कालक्रम ऐसा हुआ, जो भी अधिनियम वगैरह घटित हुए, उनकी चर्चा हम लोगों ने किया था। और फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 1800 से 1900 तक के मध्य में जो भी संवैधानिक विकास की घटनाएं घटित हुई उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग 1900 से लेकर के 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता यानी भारत के स्वतंत्र होने तक के संवैधानिक विकास के घटनाक्रमों का डिस्कशन करेंगे। इसमें आप देखिए 1700 से 1800 तक में जो प्रमुख घटनाक्रम थे उसमें सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन सब के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन किया गया है। इसके बाद 1800 से 1900 तक में देखिए पहले 3 तो क्या हैं, चार्टर एक्ट हैं जो 20-20 साल के अंतराल पर आए थे। पहला 1813, दूसरा 1833 और तीसरा 1853 चार्टर एक्ट, प्रथम द्वितीय और ऐसे तृतीय करके। ठीक, 1853 के बाद 1858 में 57 की क्रांति के बाद आया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1861 में आया भारतीय परिषद अधिनियम और फिर 1892 में यह पुनः भारतीय परिषद अधिनियम आया। तो 1900 तक का कालक्रम था, 1892 तक का। आज हम लोग 1900 से 1947 के बीच में जो भी संविधान के विकास में जो भी घटनाएं घटित हुई उनकी चर्चा करेंगे, या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए गए उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए, ये तो एक समरी था अब तक जो हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इसके आगे की बात करते हैं। चलिए आइए, तो संवैधानिक विकास के चरण भाग 3 यानी कि 1900 के बाद की घटनाओं की चर्चा आज हम करेंगे, है ना। और इस क्रम में आप देखेंगे जो सबसे पहले 1900 से 1947 के बीच में क्या क्या संवैधानिक विकास में घटनाएं घटित हुई। तो इसमें आप देखिए कि अगर थोड़ा सा इतिहास आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी संदर्भ में आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घटना हुई जिसमें बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करने का निर्णय जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा लिया गया। इस समय आपके वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसी के विरोध स्वरूप 1907 में आपके यहाँ एक आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्योंकि मुद्दा बंगाल का था, लेकिन यह इस आंदोलन को भी हम राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं क्योंकि यह आंदोलन लगभग पूरे भारत के, लेकिन सिर्फ महानगरों तक यानी नगरों तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में इस आंदोलन का प्रभाव नहीं था। ठीक, तो एक स्वदेशी आंदोलन और एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है जो राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी बापू के बिना आंदोलन हुआ। ठीक, इसके अलावा तीनों राष्ट्रीय आंदोलन जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में तो वहाँ पर गांधी जी को उपस्थित रहते हैं। तो 1907 का आंदोलन था। ठीक, और इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को जो एक चीज़ दिखी वह हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी, और इसी को तोड़ने के लिए आगे उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। ठीक, तो हिंदू मुस्लिम एकता को, तो अब जितने भी आपके नियम कायदे बनाए जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की यूनिटी है इसको ब्रेक करने के लिए एक्ट या अधिनियम ऐसे कुछ लाएंगे। यानी यहीं से अपीचमेंट की राजनीति शुरू होती है। तुष्टीकरण जो शब्द आज बहुत प्रचलित है उसकी भारतीय राजनीति में जो प्रारंभ आपको दिखेगा वो यहीं से दिखेगा। और इस संदर्भ में यदि हम सबसे पहले किसी संवैधानिक घटनाक्रम की बात करें तो जो यहाँ पर एक नियम बना करके ब्रिटिश संसद के द्वारा आया सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, और इस अधिनियम को, इस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। मार्ले
मिंटो एक्ट या मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। और यह दो व्यक्तियों का नाम है ना, ध्यान रखिएगा। मार्ले जो है वह भारत के राज्य सचिव हैं, भारत के राज्य सचिव। इसके पहले हमने आपसे चर्चा की थी, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसे बॉडीज को ख़त्म कर दिया गया तो एक राज्य सचिव 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसका मुखिया राज्य सचिव कहलाता था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था। तो यह राज्य सचिव इस समय कौन है? मार्ले हैं। और मिंटो जो हैं वह भारत में वायसराय हैं। मिंटो भारत के वायसराय हैं। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। और प्रश्न तो ये भी पूछा गया कब आया था, क्योंकि इसके बाद एक और है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, है ना, जो 1919 में आया था। दोनों बहुत कन्फ्यूजन रहता है और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, तो 1909 ईस्वी में। ठीक, पहले तो इस नाम से आप जो इनका नाम है उसको समझ लीजिएगा। मार्ले भारत के राज्य सचिव हैं और मिंटो कौन है? भारत के वायसराय। इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से भी ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए जो प्रमुख प्रावधान हुए वो क्या क्या हुए उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रीय विधान परिषद थी, यहाँ पर सरकारी सदस्यों का बहुमत बना कर रखा गया। सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाया गया। ठीक, और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रावधान किया गया। ठीक, यहाँ सरकारी और गैर सरकारी का मतलब आपको हमने पहले भी चर्चा की थी, आज फिर समझा देते हैं, इसको समझ लीजिए। सरकारी शब्द का मतलब क्या है? अंग्रेजों से, यानी कि सरकारी सदस्य मतलब कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। और गैर सरकारी सदस्य मतलब जो भारतीय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक, तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी वहाँ पर तो सरकारी सदस्यों का बहुमत है नहीं, अभी भी अंग्रेज ही बहुमत में होंगे, मेजॉरिटी में होंगे। और लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य यानी कि भारतीयों को बहुमत में, मतलब इनकी संख्या अंग्रेजों से क्या होगी? अधिक होगी। ऐसा प्रावधान यहाँ पर इस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक, उसके बाद देखिए जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, यह भी अपने आप में एक प्रमुख है। वायसराय की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी मतलब हमने आपको बताया था, ये देखिए विधान परिषद जो क्या है? विधायिका है, और कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका, है ना। तो वायसराय की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होती है, काउंसिल की, और कार्यकारिणी मतलब एग्जीक्यूटिव जो आपका असेंबली होता है उसकी बात है। तो वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया। ठीक, वायसराय की कार्यकारिणी में एक या प्रथम भारतीय को सम्मिलित किया गया, प्रथम भारतीय सम्मिलित किया गया, और उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा तो आपके संविधान सभा के क्या थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या ESP सिन्हा, ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, शॉर्ट में इनको SP सिन्हा भी कहा जाता है ना। तो वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय के रूप में कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी कि SP सिन्हा। ठीक, ये दो प्रमुख। अभी और भी बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो इससे क्या जुड़े हुए हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लें, है ना। पहला क्या था? केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत यानी अंग्रेजों का ही बहुमत रहेगा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रावधान किया गया। यानी अब भारतीयों की संख्या क्या होगी? अंग्रेजों से ज़्यादा होगी, लेकिन प्रांतों में, केंद्र में नहीं। ठीक, और वायसराय की कार्यकारिणी में यानी कि जो कार्यपालिका है उसमें अब भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाने लगा, और इस प्रकार से सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी कि SP सिन्हा। ठीक,
और देखिए जब हमने अभी जो चर्चा की थी इस मार्ले मिंटो अधिनियम में ही जो अपीजमेंट की राजनीति यानी तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई थी, ठीक, उसका पहला क्या उन्होंने किया था इस तुष्टीकरण के संदर्भ में, तो उसी का देखिए पहला उदाहरण मिलता है कि जो केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आज भी देखिए अपने देश में जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें आरक्षण का सिस्टम है, रिजर्वेशन है। आप बहुत सारी सीटें देखेंगे कि रिजर्व रहती हैं एक खास वर्ग या फिर खास धर्म के, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, है ना। तो वर्ग के आधार पर ही रिजर्वेशन आज के समय में भी है। जैसे आप जानते हैं कई बार सीटें क्या होती हैं, कुछ तो जो अनारक्षित होती हैं यानी वो आरक्षण के बाहर होती हैं, जिन्हें सामान्य बोलचाली भाषा हम लोग सामान्य वर्ग बोलते हैं, लेकिन वो अनारक्षित होती हैं, वो किसी के लिए आरक्षित नहीं होती। मतलब उसमें हर एक जाति वर्ग के लोग क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा होते हैं आरक्षित सीटें। ठीक, आरक्षित में भी आपने सुना होगा कई बार क्या है, अल्पसंख्यक सीट है। इसके बाद ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग जिसे आप कहते हैं, या फिर एससी और एसटी। ठीक, तो इसमें देखिए क्या होगा, जब ओबीसी क्लास का होगा तो उसमें ओबीसी का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, एससी एसटी में सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, ये व्यवस्था आज भी है ना। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, जो प्रतिनिधि यानी कि जो उम्मीदवार होते हैं वह इस खास वर्ग से होने चाहिए। ठीक, लेकिन मतदान करने का उस निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले हर एक जाति वर्ग के व्यक्तियों को अधिकार होता है और सभी लोग मतदान करते हैं। यह जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी मुस्लिम वर्ग के लिए, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया मुस्लिमों के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था भाई, जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे यानी जो उम्मीदवार हैं वह इस खास वर्ग से होंगे, इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन इन उम्मीदवारों के लिए मतदाता जो होंगे वह भी मुसलमान ही होंगे। यह जो निर्वाचन प्रणाली थी इसी बात से भारतीयों को क्या था, ऐतराज़ था। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही मतदान भी करेंगे यदि वह क्या है, मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। तो इस प्रकार से यह किस प्रकार से आप देखिए कि अब जिस भी क्षेत्र में अगर आप मान लीजिए किसी क्षेत्र को आप मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित कर देते हैं तो उस क्षेत्र में हिंदू भी होगा, अन्य जाति अन्य धर्म के लोग भी होंगे, लेकिन मतदाता भी मुसलमान होगा और उम्मीदवार भी मुसलमान होगा। तो वह जो उम्मीदवार होगा उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ अपने ही धर्म के यानी मुस्लिमों के प्रति क्या होगी, उनकी जवाबदेही होगी। सिर्फ उन्हीं के विकास का काम करेंगे, उन्हीं की समस्याओं को सुनेंगे। तो अन्य जो वर्ग होगा वह क्या होगा, कटेगा। और यही अंग्रेजों का उद्देश्य भी था। तो जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसकी शुरुआत आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और ये जो आपके मिंटो साहब हैं, इनको भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी माना जाता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, मिंटो साहब को, है ना। इनका पूरा नाम जो था वह लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड तो उपाधि है, लॉर्ड मिंटो ये जनक हैं, है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली का भारत में। ठीक, तो 1909 के अधिनियम में यह पहली व्यवस्था, और यहीं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कब शुरू हुआ था। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो एक्ट के तहत शुरू हुआ था। यह एक प्रमुख जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा इस एक्ट में एक प्रावधान यह किया गया कि जो हमने इसके पहले आपसे बात की थी कि बजट पर चर्चा यानी कि प्रश्न पूछने का अधिकार था, अब बजट प्रस्ताव पर मतदान करने का भी अधिकार भारतीयों को मिल गया था। यानी वो चाहते तो बजट को रोक भी सकते थे। यानी बजट प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। देखिए और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट होता है वही हम आपसे चर्चा करते हैं। और ये श्योर है कि इतनी चर्चा के बाद आपको कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में न पढ़िए, आप इसी से अपना नोट्स तैयार करिए, उसको पढ़िए, आप देखिए आप सारे क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। इस प्रकार से ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था।
चीज़ों को रटें नहीं बल्कि समझें भी, समझेंगे तो चीज़ें आपको और आसानी से दिमाग में बैठती जाएंगी और क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये था। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर वहाँ पर चलें। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक। देखिए 1909 का जो था भारतीय परिषद अधिनियम था, यह क्या है, भारत शासन अधिनियम है ना। तो इसके नाम को भी आप दिमाग में रखेंगे और पढ़ने से हो जाएगा, याद करने के चक्कर नहीं पड़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यह भी क्या है, नाम है ना। तो इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक, 1919 में, ठीक। अब देखिए यह किस कॉन्टेस्ट में आया था, तो आप जानते हैं 1918 के आसपास आपका क्या है, विश्व युद्ध 1914 शुरू हुआ था, समाप्त हुआ। और इसी समय भारत में आप असहयोग आंदोलन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का दौर देखेंगे, है ना। तो उन सब के परिप्रेक्ष्य में इसको आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी, इसमें जो सबसे पहले व्यवस्था की गई वह जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद में द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन बनाए गए। कितने सदन बनाए गए, 2 सदन बनाए गए। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे पहले भी हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर मॉन्टेग्यू नाम है किसका, भारत के राज्य सचिव का, जो इंग्लैंड में वो रहेंगे राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड नाम है भारत के वायसराय का, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा, है ना। तो इनके नाम के आधार पर ही ये नामकरण होता है, ठीक। तो पहला क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना, जिसमें जो है, ठीक, तो राज्य सचिव और वायसराय। अब केंद्रीय विधान परिषद में 2 सदन बना दिए गए। एक को हम लोग बोलते हैं राज्य परिषद, ठीक, और दूसरा जो है केंद्रीय विधानसभा, ठीक। तो केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन यानी कि 2 सदन के रूप में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम दिया गया राज्य परिषद और दूसरे का नाम है केंद्रीय विधानसभा, है ना। आज के डेट में देखिए तो यही राज्य परिषद क्या है, आपकी राज्यसभा के रूप में है, उच्च सदन इसको कहते हैं, और केंद्रीय विधानसभा आपकी लोकसभा के रूप में है, ठीक। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत जो है भारत में कहाँ से हुई, 1919 ईस्वी से, है ना, ठीक। ये वर्तमान समय में राज्यसभा लोकसभा, उस समय इसका नाम क्या था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्रीय विधान परिषद में, और लोकसभा जो होता है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्रीय विधानसभा में। तो इस तरीके से यानी कि 2 सदन की यहाँ पर शुरुआत हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रांतीय विधानसभा थी वहाँ पर विषयों का बंटवारा किया गया। प्रांतीय विधान परिषद में विषय का बंटवारा किया गया, विषयों का बंटवारा, और इसमें से जो विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक को हम कहते हैं हस्तांतरित विषय और दूसरे को कहते हैं आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, ठीक। विषय का बंटवारा देखिए वर्तमान समय में भी है संविधान में। आपका जो अनुसूची 7 में, शेड्यूल्ड नंबर 7 में, अनुसूची 7 में है, यहाँ पर भी 3 सूचियाँ हैं, ठीक। एक है आपकी संघ सूची जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को है ना, यानी भारत सरकार को। दूसरा है राज्य सूची जिस पर जो राज्य सरकारें हैं उससे संबंधित कानून बना सकती हैं, और तीसरा है समवर्ती सूची, इस पे दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन संघ सूची के कानून को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। राज्य सूची के भी कानून प्रायोरिटी में होते हैं यदि वो क्या है, राष्ट्रपति के अनुशंसा यानी अनुमति से अगर बने हुए हैं। तो अलग अलग कंडीशन जब वहाँ पर आएंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो आज भी क्या है, विषयों का बंटवारा है, इसमें भी कुछ विषय हैं, है ना।
विषय का मतलब जैसे मान लीजिए कृषि का एक विषय हो गया, लोक प्रशासन एक विषय हो गया, PWD जो लोक निर्माण विभाग है वो एक अलग विभाग हो गया। तो इन्हीं को विषय कहते हैं, जो राज्य की जिम्मेदारियां हैं जो उनके ऊपर है उसी को विषयों में बांटना। ठीक, तो यहाँ पर विषयों का बंटवारा किया गया कब? प्रांतीय विधान परिषद में विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। ठीक है, अच्छा, हस्तांतरित और आरक्षित का मतलब क्या है? तो यह जो काम था हस्तांतरित विषय है ना, यह वायसराय और प्रांतीय विधान परिषद के माध्यम से होता था। और यह जो था आरक्षित विषय, यह भी वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से होता था। यहाँ पर देखिए एक कहीं अगर इसको ढंग से समझिए आप, तो यहाँ पर एक राजनीति का मतलब मुद्दा था, कहीं न कहीं भारतीयों के खिलाफ ही खड़ा करना। आप देखिए जब प्रांतों में, अभी इसके पहले हमने देखा 1909 में, वहाँ पर प्रांतों में जब बहुमत का प्रावधान किया गया और विधायिका में भारतीयों की संख्या अंग्रेजों की तुलना में ज़्यादा हुआ, तो उनको हस्तांतरित विषय यानी कुछ विषयों की जिम्मेदारी उनको दे दी गई कि आप इनमें काम करेंगे। और इसमें अगर आप विषयों को देखें, बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, समझने के लिए हम बताएं। जैसे इसमें शिक्षा को डाल दिया इन्होंने, PWD लोक निर्माण विभाग को डाल दिया। ठीक, मतलब जितने खर्च वाले विषय थे वो सब हस्तांतरित में आ गए। और जो पावरफुल सब्जेक्ट थे जैसे कि राजस्व, जैसे कि सैन्य मतलब रक्षा, ठीक, वित्त विभाग, ये सब किस में हो गया? आरक्षित विषय में हो गया। अब देखिए पैसा आएगा इनके पास, खर्च करने की जिम्मेदारी इनके पास, यहाँ से पैसा इनके पास ट्रांसफर होगा नहीं, ये देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुमत किसका? कार्यकारिणी परिषद में अंग्रेजों का। यहाँ पर बहुमत किसका है? हिंदुस्तानियों का, यानी भारतीयों का। अब इनको जब यहाँ से पैसा मिलेगा नहीं, राजस्व से मिलेगा नहीं, तो ये कुछ काम करा नहीं पाएंगे। तो ये रहेंगे तो जरूर पद पर, लेकिन काम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो आम भारतीय है उनका असंतोष किसके प्रति होगा? इन्हीं भारतीयों के प्रति होगा। तो इस तरीके से आपस में इनको लड़ाने की, इनको कमज़ोर करने की एक राजनीति इस एक्ट के माध्यम से भी दिखाई पड़ती है। ठीक, लेकिन अभी यहाँ संवैधानिक प्रोस्पेक्ट्स में हमें बस चीज़ों को समझना है कि प्रांतीय विधान परिषद में विषयों का बंटवारा किया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दो भागों में। आरक्षित विषय पर जो कानून बनाने का या जो सिस्टम था उसको लागू करने का वायसराय और कार्यकारिणी परिषद देखती थी, और जबकि हस्तांतरित विषय पे वायसराय और विधान परिषद मिलकर काम करते थे। तो इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर आगे और चीज़ों की हम चर्चा इसमें करेंगे। अब देखिए, तो ये जो था आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसी के माध्यम से यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन आ जाएगा, है ना। प्रांतों में कैसे शासन हो जाएंगे? द्वैत शासन, यानी एक शासन वायसराय और विधायिका के द्वारा होगा और दूसरा शासन वायसराय उसकी कार्यकारिणी के द्वारा होगा। यानी प्रांतों में फिर से क्या होगा? डुअल रूलिंग, यानी द्वैत शासन आपका प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक प्रावधान और किया गया था कि केंद्रीय विधान परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, यानी उनको मतदान करेंगे, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक, और भी जो इसके साथ काम किए गए, जैसे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1919, है ना। लोक सेवा आयोग जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के कराते हैं, है ना, IAS, IPS और IFS, है ना, वो लोक सेवा आयोग तो पहली बार स्टैब्लिश है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसी अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया, स्टैब्लिश इसको किया गया। ठीक, इसके अलावा जो पृथक निर्वाचन था, है ना, उसको और एक्सपेंड कर दिया गया और विस्तारित कर दिया गया। मतलब 1909 में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी वह सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए थी, लेकिन 1919 में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी वह सिखों के लिए भी, और इनके साथ साथ आंग्ल यूरोपीय जो थे, आंग्ल भारतीय, है ना, और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक, तो यह क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो प्रांतों में द्वैत शासन है, इसका जनक किसको माना जाता है? तो भारत में प्रांतों में द्वैत शासन में जो जनक माना जाता है कर्टिस महोदय को। इनका पूरा नाम है लियोनेल कर्टिस। आप कर्टिस भी याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा, है ना। लियोनेल कर्टिस महोदय ही प्रांतों में द्वैत शासन के क्या है? जनक हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक हैं।
लियोलेन कर्टिस महोदय। ठीक, तो ये भारत शासन अधिनियम था। इसके तहत क्या क्या हुआ हमने आपको सारी चीज़ें कर दी। अगर आप पॉइंट वाइज नोट्स बना करके चीज़ों को एक बार समराइज कर लेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए एक प्रावधान और किया गया था, चलिए चलते चलते ही, कि जो केंद्रीय बजट था इसको प्रांतीय बजट को अलग, मतलब प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। मतलब प्रांतों का अपना अलग बजट होगा और केंद्र का अपना अलग बजट होगा, है ना। जैसे आज के समय में है राज्य अपना अलग बजट प्रस्तुत करते हैं, केंद्र अपना अलग। तो ये जो विभाजन हुआ केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट का अलग अलग, वो यहीं से हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 से ही हुआ। ठीक, और यहाँ पर एक बात यह भी कहा गया कि 10 साल के बाद, जो प्रावधान इसमें किया गया कि 10 साल बाद इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी। एक समिति बनाई जाएगी जो ये प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, इनसे क्या भारत के शासन में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या वास्तव में लोगों तक चीज़ों को, जो उद्देश्य है कि भाई भारतीय लोगों को भी सुविधाओं को पहुंचाना, तो क्या पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इन सब का रिव्यू, समीक्षा जो है 10 साल के बाद किया जाएगा और एक आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं आयोग इस बात की समीक्षा करेगा और इस आयोग के मेंबर में भारतीय भी शामिल होंगे। ठीक, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए तत्कालीन समय में यह निर्णय लिया गया। इस प्रावधान, मतलब इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग में सदस्यों के रूप में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। और पुनः आप देखेंगे समीक्षा 10 साल बाद होनी है, लेकिन आयोग का गठन सन 1927 में ही कर दिया जाएगा। ठीक, सर जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष होंगे एक आयोग के, और इसमें 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं होगा। ठीक, इसीलिए साइमन गो बैक हो जाता है ना भारत में। तो इतिहास का प्रोस्पेक्ट है, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा। देखिए चीज़ों को एक दूसरी घटनाओं से जोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आराम से क्या रहेंगी, याद रहेंगी। तो ये इसी प्रावधान में था, ऐसा भारतीयों ने नहीं कहा था, खुद अंग्रेजों ने कहा था कि 10 साल के बाद हम भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के लिए एक आयोग का गठन होगा जिसमें भारतीयों को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन वो वादा खिलाफी होती है, 10 साल की जाएंगे। 1927 आप देखते हैं 1929 में होना चाहिए था, लेकिन 27 में ही आयोग का गठन किया गया और भारतीयों को न शामिल करके बल्कि सर जॉर्ज साइमन जो इसके अध्यक्ष थे और इनके साथ कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, कोई भारतीय सम्मिलित नहीं था, जो एक असंतोष का कारण बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ तक आपका रहा भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। अब देखिए 1919 के बाद फिर आप देखेंगे साइमन गो बैक होता है और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है। और इसी दौरान जो है 1930 से लेकर 1932, 30, 31 और 32, यानी कि इन 3 सालों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है इंग्लिश में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक, जिसमें एक में बापू ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन के तहत जो भी हुआ, अन्य पार्टियां भी भारत की तरफ से सम्मिलित हुई थी, है ना। और उनसे मतलब इन मीटिंग से दौरान जो हुआ उसके बाद फिर जो है एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 का नाम दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, और अभी भी आप एक चीज़ जान लीजिएगा फैक्ट के तौर पर, तथ्य के तौर पर भी, कि जो आपका वर्तमान संविधान है उसका लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग इसी अधिनियम से लिया गया है ना। यानी इस अधिनियम को फॉलो किया गया है। ठीक, 2/3। बाकी अभी जब हम संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक, तो यहाँ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसकी चर्चा हम लोग आपसे करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार जो मिला था वह 1919 के भारत परिषद अधिनियम से ही मिला था। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। 1919 से, इसके पहले वाला जो हमने चर्चा किया उसी के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया था। ठीक, आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम आपका 1935। ठीक, तो यहाँ पर इस अधिनियम में जो है एक संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। मतलब भारत क्या होगा, एक संघीय शासन प्रणाली के रूप में, यानी संघ के रूप में होगा।
यानी यहाँ से आपको संघीय शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। अब ये संघीय शासन प्रणाली यूनियन है कि फेडरल है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली जब हम बात करेंगे तो उसके दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, एक फेडरल, दूसरा यूनियन, है ना। हालांकि उस समय अंग्रेजों के समय में ये अमूमन जो होगा वह फेडरल यूनियन की तरह ही होगा, ठीक। लेकिन ये संघीय शासन प्रणाली है, यूनियन शब्द, फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर, ठीक। तो संघीय शासन प्रणाली जिसकी 2 इकाइयाँ इन्होंने बनाई थी। 2 इकाई का मतलब एक ब्रिटिश भारतीय राज्य और दूसरी इकाई थी देसी रियासतें, ठीक। और ये आप जानिएगा कि जब देश आज़ाद हुआ तब भी 583 रियासतें थीं इस देश में, है ना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अंग्रेज़ों से अलग थे, है ना, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हुए थे, यानी अंग्रेज़ों की सत्ता उनके ऊपर काबिज डायरेक्टली नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप जानते हैं 1858 में ही ये प्रावधान कर दिया गया था 1857 क्रांति के बाद कि अब भारत में कंपनी या ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। तो जो साम्राज्य विस्तार हो चुका था उतने ही भाग पर उसको हम लोग ब्रिटिश भारतीय राज्य बोलते हैं, और जो नहीं हो पाया था, जो स्वतंत्र रियासतें थी, उनको हम लोग देसी रियासतें बोलते हैं, ठीक है। तो संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसकी 2 इकाइयाँ थीं, एक ब्रिटिश भारतीय राज्य, दूसरा देसी रियासतें, ठीक। हाँ, एक चीज़ का छूट था कि इनमें से जो रियासतें चाहें वह अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी इस व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, बाकी और इनको स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक। और इस द्वैध शासन की व्यवस्था को पुनः केंद्र में स्थापित किया गया, ठीक। तीसरा प्रावधान था केंद्र और राज्य के बीच में, जो अभी हम सूची की बात कर रहे थे, यानी विषयों का बंटवारा यहाँ पर किया गया, ठीक। यानी कि केंद्र, या जिसे आप संघ कह सकते हैं, संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया, ठीक। विषयों का बंटवारा, और यहीं पर जो है 3 सूचियां आपकी बनी, है ना। तो चूँकि नीचे आपको आएगा नहीं, ऊपर अभी हम लिखते हैं, इसको आप नोट कर लें। पहली बात, संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई 1935 के तहत। ब्रिटिश भारतीय राज्य एक इकाई बनाई गई, दूसरी देसी रियासतें। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया। केंद्र एवं संघ की भी केंद्र संघ मतलब केंद्र या संघ एक ही चीज़ है, एवं राज्यों के मध्य जो है क्या विषयों का बंटवारा किया गया, यानी 3 सूचियाँ बनाई गई, ठीक। फिर आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, जो भी हमने बताया ना कि 3 सूचियों की व्यवस्था की गई, संघ और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया, और ये 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। इसमें आपके 59 सब्जेक्ट थे, इसमें 54 और इसमें 36। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वह वायसराय के पास थी, यानी जो विषय इससे बच जाते थे। अब यहाँ पे सारे विषय को हमने नहीं लिखा, प्रमुख विषयों को लिखा क्योंकि आपको समझ में आए। संघ सूची यानी कि संघ के पास अधिकार था विदेशी संबंधों का, मुद्रा, सेना और जनगणना, ये 4 प्रमुख विषय संघ सूची में थे। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय थे, लेकिन ये प्रमुख हमने यहाँ पे आपको चर्चा किया है। पुलिसिंग व्यवस्था राज्य के पास थी, लोक सेवा जो है वो राज्य के पास था, और शिक्षा किसके पास था, राज्य सूची का विषय था। समवर्ती सूची यानी ये दोनों से मिलता जुलता, जिसमें क्या था आपका दंड प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद यानी तलाक और सिविल प्रक्रिया, यह सब समवर्ती सूची की व्यवस्था थी। इसके अलावा जो अन्य विषय जो अवशिष्ट शक्तियां थी जिसे कहा जाता है, वह वायसराय के पास उसकी शक्ति निहित थी, उस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था। एक बात समझिएगा, ये प्रावधान आज भी है ना, और हमेशा की तरह आज भी संघ सूची सबसे बड़ी सूचियों में से एक है ना। अनुसूची 7 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर कौन कानून बनाएगा कौन नहीं बनाएगा उसकी चर्चा होगी जब हम आपसे शेड्यूल यानी कि सूचियों की अनुसूचियों की बात करेंगे, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने पहले भी आपको बताया कि राज्य से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब जो राज्य थे वह
अंग्रेजी सत्ता से कहीं न कहीं मुक्त थे, यानी इनको स्वायत्तता मिली हुई थी, स्वतंत्रता नहीं, स्वायत्तता। मतलब अब यहाँ राज्यों में जो राज्य सरकारें थी वहाँ पर भारतीय अपने बहुमत की सरकार बना सकते थे और अपना काम खुद से कर सकते थे। ठीक, हाँ, केंद्र में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक, बल्कि केंद्र में ही विषयों का फिर इसको आरक्षित और हस्तांतरित करके उस सिस्टम को लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो यह एक प्रावधान था जिसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही ये सब कुछ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख हैं जो आपको आगे भी पढ़ना है। देखिए, मुद्रा और साख है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए एक फेडरल बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक कह सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी इसी के तहत आया था, है ना। रिजर्व बैंक 1937 में इस्टेब्लिश हुआ, 1935 में उसका प्रावधान लाया गया था। तो मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए, ठीक, जो आपका आज का RBI है उसका कॉन्सेप्ट यहीं से प्रारंभ होता है। इसके अलावा अपीली न्यायालय के रूप में, अपीलीय न्यायालय के रूप में, तो संघीय न्यायालय में अब आप अपील नहीं कर सकते, है ना। यानी कि अपीली न्यायालय के रूप में अब संघीय न्यायालय नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक, यानी अपील करने के लिए आपको प्रीवी या प्रांतीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई, जो आपको आज की डेट में हाई कोर्ट के रूप में दिखाई देगा, है ना। इसकी व्यवस्था यहाँ पर इसी अधिनियम के तहत की गई। इसके अलावा प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की गई, लेकिन सभी प्रांतों में नहीं। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाया गया, लेकिन बड़े प्रांतों में ही केवल संख्या के आधार पर ही। तो द्विसदना, तो उस समय तक कुल 11 प्रांत थे, जिनमें से सिर्फ 6 प्रांतों में ही ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया। और आज भी आप देखेंगे जैसे कई सारे राज्यों में क्या है, विधानसभा तो लगभग सभी राज्यों में है ना, जो पूर्ण राज्य हैं आपके, और लेकिन उनमें से कुछ राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद भी है, यानी 2 सदन आज भी आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो उस समय व्यवस्था की गई थी इसी तहत, है ना, इसी नियम के तहत, इसीलिए इसको बना के रखा गया। ठीक है ना। और आज भी देखिए इनकी संख्या कितनी है, 6 ही है ना। ठीक, अगर अभी आप देखें तो इस समय कहाँ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक, जम्मू कश्मीर में था जो कि समाप्त हो गया, है ना। तो पुरानी किताबों में 7 होगा, लेकिन अब क्या है, नए अपडेट के अनुसार 6 राज्य हैं जहां पर आज भी क्या है, विधान परिषद है और एक कार्यरत है। ठीक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। हाँ, उस समय जो व्यवस्था थी वो 6 प्रांतों में, उनमें आपका असम प्रांत था, इसको रब करके ऊपर लिख देते हैं। उस समय देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एक राज्य छूट गया था, कर्नाटक, है ना। ठीक, तो इन 6 राज्यों में इस समय भी क्या है, विधान परिषद है, जिसमें से बिहार अभी इस बात की मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ से क्या है, विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। ठीक, तो इस तरीके की व्यवस्था थी, है ना। और उस समय जो लाया गया था भारत शासन अधिनियम, उसमें जो प्रांतों में, जो 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की गई, वो 6 राज्य आपके थे, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई प्रांत था जो 1960 में 2 भागों में बांट के महाराष्ट्र, गुजरात इससे अलग अलग बने, उसमें बम्बई प्रांत के नाम से था, है ना। और मद्रास, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों सम्मिलित थे, ये उस समय का था। और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक, तो 11 राज्यों में से इन 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई, यानी द्विसदनी व्यवस्था की रूपरेखा इस अधिनियम के तहत तैयार की गई थी। ठीक, इसके अलावा आप देखिए जो मताधिकार था, यानी मत करने का अधिकार, वो सबको नहीं मिला था, लेकिन इसके तहत वह भारत की लगभग मताधिकार को एक्सपेंड करते हुए 10% जनसंख्या को इसके दायरे में लाया गया, है ना। यानी कि अब भारत में कुल 10% लोगों को मत करने का अधिकार था। ठीक, इसके बाद इसमें आप देखेंगे अलग अलग वर्ग बनाए गए, दलित वर्ग, मजदूर, महिला, और इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जैसा कि हमने बताया कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों से निकला था। और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये सारी व्यवस्थाएं की गई।
गांधी जी इसके खिलाफ रहते हैं, फिर वो मांग करते हैं और अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या होगा, समझौता होगा। वो इतिहास का पर्सपेक्टिव है, पूना पैक्ट वगैरह चीज़ें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी ये भी क्या था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो सुधार हुआ इसके तहत ये हुआ कि जो लोक सेवा आयोग था, अभी आपने देखा था कि ली आयोग के गठन के द्वारा जो लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय किया गया था, अब वो प्रांतों में भी यानी कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और छोटे राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। यानी 2 राज्य मिलकर के भी एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं और प्रांत में भी, यानी सिविल सर्विस स्टार्ट क्या हो गए, प्रांतों में भी प्रारंभ हो गया। तो ये सब कुछ प्रमुख जो है व्यवस्थाएं थी जो उस समय आपको क्या है देखने को मिलेगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, संघीय न्यायालय के रूप में दिल्ली में न्यायालय, अब तक तो कोलकाता में था, जो आप जानते हैं 1776 रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ स्थापित किया गया फेडरल कोर्ट को, लेकिन अब संघीय न्यायालय का नाम दिया गया और इसको जो है कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, दिल्ली में। ठीक, तो संघीय न्यायालय की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, सब इसी अधिनियम के तहत है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मताधिकार को एक्सपेंड कर 10% लोगों तक पहुंचाया गया। प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की गई। ठीक, भारत को एक संघ के रूप में जाना गया है ना, और अपीली न्यायालय के रूप में प्रीवी कोर्ट यानी कि प्रीवी न्यायालय को माना गया। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से दिखलाई पड़ती हैं 1935। और बाकी जब हम संविधान के स्रोत की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद जो संवैधानिक विकास में आपको मिलेगा, एक तो है कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन 1946, ये भारत आएगा, 3 लोगों का है ना, पैथिक लॉरेंस वगैरह इसमें होते हैं, फोर्ड वगैरह। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 4 इसका जब बनेगा तो उसमें हम लोग कैबिनेट मिशन और इसके बाद 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उसमें भी जो आपका डेक्कन या बाल्कन प्लान है उसकी चर्चा करते हुए चीज़ों को समाप्त करेंगे। अब ये देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में जो समाप्त हुआ है ना, उसके बाद का मिशन है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से भारतीय चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी और अंग्रेज अब धीरे धीरे भारत से अपनी सत्ता को रोल बैक करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।